हेलो। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? Okay, good morning. मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट एंड सेमीकंडक्टर, ये दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डुअल नेचर से। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आपने जैसे वे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा। सो वे ऑप्टिक्स हम डिफाइन करते हैं लाइट के वेव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इस चैप्टर में हम डिफाइन करते हैं लाइट के पार्टिकल बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले टर्म एक डिफाइन करते हैं, वर्क फंक्शन, फाई नॉट। एंड सेम इस तरह एक अनदर टर्म होता है विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, या उसको बोल सकते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक। अब ये दोनों वर्ड होता क्या है? अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं गैसियस एटम के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से अगर मुझे इजेक्ट आउट कराना हो, मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। सेम टर्म अगर मैं किसी सॉलिड सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराऊं, तो उसके लिए मुझे सर्टेन मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक। आई थिंक ये दोनों वर्ड आपको पता होगा। सो वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी is required to eject an electron from surface। और जनरली हम मेटल यूज करते हैं क्योंकि मेटल के लिए वर्क फंक्शन स्मॉल होते हैं। ठीक। एंड उसके लिए ये सारे टॉपिक डिफाइन होते हैं इसलिए। अब इस वर्क फंक्शन की इक्वल अगर मैं एनर्जी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। अब ये प्रोसेस मैं तीन तरह से कर सकता हूँ इस इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए। सो हम सिंपली डिफाइन करते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला, अगर वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अगर हीट दे दी जाए, हीट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, तब उस पर्टिकुलर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को थर्मल इमिशन बोलते हैं। ठीक। उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं उसको थर्मियंस बोलते हैं। एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे वर्ड डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस उसके बेस पे दे दूं, तब उस पर्टिकुलर इमिशन को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन if work function is in terms of electric field और पोटेंशियल। एंड तीसरा, अगर मैं वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट अगर दे दूं एंड उससे रिलेटेड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब उसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, या उसी चीज को हम एक इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। तो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? आई थिंक ये सारी चीजें फेमिलियर होंगी आपसे। हेलो। ओके। सो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली कहता है, मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस पे अगर मैं कोई रेडिएशन फॉल कर रहा हूँ, ठीक, एंड इस पर्टिकुलर को एक्सपेरिमेंटली रीड आउट किया जाए कुछ इस तरह। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिफाइन होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लीजिए इस तरह। ठीक।
ग्लास ट्यूब, यहाँ पे मेरे पास कोई एक मेटल प्लेट, यहाँ पे कोई मेटल प्लेट, इसको कनेक्ट किया गया किसी हाई वोल्टेज के साथ। एंड इस पर्टिकुलर टर्मिनल के वोल्टेज को हम चेंज करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड, कभी पॉजिटिव टर्मिनल, कभी अर्थिंग, कभी नेगेटिव टर्मिनल, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, डिसेलरेट और स्टॉप कराना हो उसके हिसाब से। तो कभी मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ, कभी मैं इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड कभी इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, ये अलग अलग कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये प्लेट जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है, तो मान लीजिए मेरे पास ये लाइट यहाँ से फॉल की इस पर्टिकुलर विंडो के थ्रू, यहाँ से एक विंडो जैसे फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन अगर इस एनर्जी, इस पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी उस पर्टिकुलर वर्क फंक्शन ज्यादा हो तब, ठीक, तब इस पर्टिकुलर प्लेट को हम बोलते हैं इमिटर प्लेट। ठीक, एंड सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करने के बाद इस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टर प्लेट। ठीक, अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली यहाँ डिफाइन कैसे करते हैं। तो कहता है कोई भी रेडिएशन उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो, ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी इतना हो ताकि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए, मतलब एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं दो तीन पार्ट में, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये मेरे पास वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन करते हैं, तो उसी टर्म को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, एंड वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक, सो यहाँ डिफाइन करूं कि एनर्जी उस पर्टिकुलर वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी मेरे पास वर्क फंक्शन की इक्वल होगी। वर्क फंक्शन इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। सो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड तीसरा, अगर मैं इस वर्क फंक्शन को देखूं इस वेवलेंथ के टर्म में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वर्क फंक्शन अगर मिनिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ वहां पे कैसा होगा, मैक्सिमम। इसीलिए फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो कट ऑफ वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। तो इन तीन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है, एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंटल पार्ट से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए एंड ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या कंक्लूजन दिया गया, ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, हम वो डिफाइन करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपली रेडिएशन की एनर्जी उस पर्टिकुलर वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, एंड वेवलेंथ उस पर्टिकुलर कट ऑफ वेवलेंथ से स्मॉलर होना चाहिए। तब इसके बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए गए। पहला ऑब्जर्वेशन, करंट एंड इंटेंसिटी के बेस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास स्मॉल आई करंट एंड कैपिटल आई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो ये मेरे पास करंट एंड ये मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो करंट एंड इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये कंक्लूजन लिया गया ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। क्यों होता है मैं आगे रीजन डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट होता है मेरे पास करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तब इसके लिए कहता है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बिलो कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो करंट वहां पे कितना होता है, 0। एंड उसके बाद करंट सैचुरेट कर जाता है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए स्ट्रेट लाइन। थर्ड, करंट वर्सेस टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम करंट किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक, उसको सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं। तब उसके लिए जो कर्व आता है वो कुछ इस तरह से, ठीक, एंड मैक्सिमम करंट बहुत स्मॉल टाइम में अचीव हो जाती है
which is 10 to the power minus 9 of a second. इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं. ठीक. अब मैं यहाँ से डिफाइन करूं इस पर्टिकुलर ग्राफ से कंक्लूजन क्या क्या आया. तो पहला बोलिएगा कि करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक. जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चेंज करती जाएगी करंट की वैल्यू चेंज करती जाएगी. दूसरा, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो, कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. इस पे बेस्ड अभी 2020 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊंगा. ठीक. दूसरा, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन करंट कांस्टेंट हो जाता है. तो आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड लास्ट, ये 10 to the power minus 9 ऑफ अ सेकेंड में अचीव हो जाता है मैक्सिमम करंट, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं. ठीक. इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट, दो टर्म और डिफाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे ये मेरे पास इमीटर प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, एंड ये कलेक्टर प्लेट जिसके थ्रू टुवर्ड्स वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है. डिपेंडिंग अपॉन इस कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल क्या है. अगर मैं इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दूं, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज और ये कलेक्टर प्लेट बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का ट्रैक करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट एक्सेलरेट करता है. तब उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं. सिमिलरली, अगर मैं कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूं ताकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक. तब एक फिक्स नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट के बेस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाता है. तो वो डिफाइन करता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में कितनी थी, वो उसके रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई? स्टॉप हो गई. सो वहां से एक रिलेशन यूज करते हैं, K max is equals to potential energy charge times voltage. इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है E, स्टॉपिंग वोल्टेज V is equals to K max. तब इसके बेस में बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी उस स्टॉपिंग वोल्टेज पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा और प्रोपोर्शनल होगा. तब इसके बेस पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है. पहला ग्राफ होगा मेरे पास पहला, अगर मेरे पास वोल्टेज अलग अलग या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अलग अलग, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, तब उसके बेस पे पहला ग्राफ कुछ इस तरह से, किसी इस पॉइंट पे, दूसरा ग्राफ किसी इस पॉइंट पे, एंड थर्ड किसी इस पॉइंट पे. ये मेरे पास है करंट, ये मेरे पास है वोल्टेज. ये किसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये किसी सेकंड फ्रीक्वेंसी, ये किसी थर्ड फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी सारे आपस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, रेडिएशन की एनर्जी चेंज करती जाएगी. ठीक. रेडिएशन की एनर्जी चेंज करने के बेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के बेस पे उसका वोल्टेज चेंज करेगा. तो ये किसी स्टॉपिंग वोल्टेज V01 पे, ये किसी स्टॉपिंग वोल्टेज V02 पे, एंड ये किसी स्टॉपिंग वोल्टेज V03 पे अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है. यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है, इस मैक्सिमम करंट को हम बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट. एंड यहाँ पे देखिए तीनों एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है. ठीक. यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास सैचुरेटेड करंट से कम करंट हो तो क्या करंट वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? तो आप बोलिएगा डिपेंडेंट होगा. यहाँ पे मैक्सिमम करंट तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट उस करंट से अगर स्मॉलर करंट लूँ तो तीनों अलग अलग पॉइंट ऑफ वोल्टेज पे डिफाइन कर रहा है. जैसे अगर मैं किसी इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो दिस करंट इज स्मॉलर देन सैचुरेशन करंट, तब उसके लिए इसके लिए किसी स्टॉप वोल्टेज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए किसी इस पॉइंट पे, इसके लिए किसी इस पॉइंट पे. इसीलिए बिलो सैचुरेशन करंट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, बट सैचुरेशन करंट के बाद
करंट वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट एक अनदर ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन के लिए। एंड वोल्टेज फिक्स रखिए या फ्रीक्वेंसी फिक्स रखिए उसके बेस पे, जैसे मैं यहाँ डिफाइन करूँ फर्स्ट रेडिएशन, सेकेंड रेडिएशन एंड थर्ड रेडिएशन। ये मेरे पास है करंट, ये मेरे पास वोल्टेज, सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इसीलिए एक फिक्स टर्म पे कट किया, उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज पी नॉट। इसलिए सेम स्टॉपिंग वोल्टेज है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सारे रेडिएशन के लिए सेम होगी। करंट अलग अलग पॉइंट पे कट किया, किसी इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे, इसलिए बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की चेंज करती होगी। तो यहाँ पे जितना करंट ज्यादा होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सो आई थिंक वुड बी मैक्सिमम कुछ इस तरह से। ये 5 डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी 5 ग्राफ के बेस पे पूरा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करते हैं एंड उसके बेस पे इक्वेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट इस 5 ग्राफ में? नो सर। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, अमन, ओके। अब इन 5 ग्राफ के बेस पे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फाइंड करते हैं एंड उसको आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया। ठीक, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। लॉज क्या क्या कहते हैं? फर्स्ट, कि किसी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर उससे कम मेरी रेडिएशन हो तो कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे हमने पीछे डिफाइन किया था। ठीक, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्ट नहीं करेगा। ठीक, सेकेंड टर्म कहता है कि अगर मेरे पास रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तब मेरे पास करंट प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के। ठीक, थर्ड कहता है मेरे पास अगर रेडिएशन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड चौथा, ये पूरा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक, ये 4 बेसिक कंक्लूजन है जिसको लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, तब इस लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे कंक्लूड क्या करते हैं? ठीक, तो आप बोलिएगा करंट डिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी, वो डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पे। ठीक, दूसरा अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे एंड वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। ठीक? इसके अलावा 2 टर्म और डिफाइन कर सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट होता है अगर सैचुरेशन करंट से कम है तब। ठीक, करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज बिलो सैचुरेशन लेवल। तो ये मेन कंक्लूजन इस पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट है एंड ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक, ये आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, ये आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। अब जैसे इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक, अभी नीट 2020 में उसने कहा कि मेरे पास कोई एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स एक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी गई, ठीक, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ठीक, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इन सारी चीजों पे अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को डबल कर दूं, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर ट्वाइस आई नॉट है, तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बता सकते हैं कोई?
मेरी आवाज सबको आ रही है? सर एक सवाल पूछा अभी नीट 2020 का। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके बेस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दी गई और इंटेंसिटी को डबल कर दी गई तो उसके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा शायद। देखिए पहली बात कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे होगा या नहीं होगा, पहले वो चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई तो फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी? 1.5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, या इसको बोल सकते हैं 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। ये जो वैल्यू है वो लेस देन एक्चुअल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो क्या इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तब बोलिएगा नहीं होगा। जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाए कितना भी घटाइए उसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन्स जीरो होगा। आया समझ? यस सर। ओके, अब इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। या मैं पीछे स्लाइड चेंज शिफ्ट करूं जिन्होंने ना लिया हो? पीछे दिखा दीजिएगा। ओके, ये फर्स्ट, डन सर। ये सेकंड, डन सर। थर्ड, डन सर। ये फोर्थ। थैंक यू सर। ओके, अब इसके बाद इस पर्टिकुलर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बेस पे आइंस्टाइन दो इक्वेशन डिफाइन करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहते हैं मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक, उसके ऊपर कोई रेडिएशन फॉल कर रही है। ठीक? उस रेडिएशन की स्मॉल एनर्जी पैकेट जिसको हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक आपको पता होगी। पता है फोटोन की सारी कैरेक्टरिस्टिक? आप बोलिएगा एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट जिसके पास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों होता है। एनर्जी को हम लिख सकते हैं hc by lambda या h टाइम्स ऑफ न्यू, एंड मोमेंटम p which is h टाइम्स ऑफ lambda या सिंपली m टाइम्स ऑफ c। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर टर्म के लिए मास डिफाइन करते हैं कि फोटोन के पास कोई रेस्ट मास नहीं होता, m नॉट जीरो, बट उसके पास रिलेटिविस्टिक मास होता है उसके एनर्जी के बेस पे। m is equals to energy by c, या अगर मैं मोमेंटम बाय सी, या अगर मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखूं तो लिख सकता हूँ E ओवर सी स्क्वायर। ठीक, तब इस पर्टिकुलर m को हम रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। ठीक, एंड इस m नॉट को हम रेस्ट मास बोलते हैं। ओके, तो इसके बेस पे इक्वेशन डिफाइन करते हैं। इक्वेशन होता क्या है? पहला, ठीक, अगर मैं बोलूं पावर ऑफ सोर्स तो कहता है पावर इज इक्वल टू सिंपली एनर्जी पर यूनिट टाइम। उस पर्टिकुलर सोर्स से जो इमर्ज आउट कर रही है तो सिंपली एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उसकी एनर्जी में लिख सकता हूँ वो एक फोटोन नहीं हो सकता, बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ फोटोन्स each having energy h nu or hc by lambda divided by t। सो मुझे अगर n over t कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ फोटोन्स emitted per second, तो n over t is equals to power of radiation divided by energy of each photon। ठीक है, मेरे पास पहला टर्म डिफाइन करता है।
अब इसके बाद कहता है कि ये जो मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है। सरफेस के ऊपर 100% फॉल नहीं कर सकती, कुछ परसेंट फॉल करती है, एंड जितना परसेंट फॉल करेगी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, इजेक्ट आउट कर सकती है। क्योंकि एक फोटोन की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि ओनली वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, ठीक, और अपनी इंटायर एनर्जी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो मैं इसके बेस पे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इमिटेड हो सकता है, आप इसी पर्टिकुलर रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted is equals to eta times number of photons emitted per second, या इसी चीज को बोल सकते हैं power of radiation by energy of each photon। ये मेरे पास eta डिफाइन करता है परसेंटेज उस पर्टिकुलर रेडिएशन की जो उस पर्टिकुलर मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉल करती होगी, परसेंटेज रेडिएशन falling on that surface, ठीक। एंड यहाँ से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड अगर आपको पता हो तो उसके हिसाब से मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। करंट सिंपली डिफाइन करता है चार्ज इजेक्टिंग, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा वो क्रॉस करता होगा पर यूनिट टाइम, तो उसको मैं करंट बोल सकता हूँ और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली डिफाइन करूंगा नंबर चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम टाइम्स ई, एंड ये मेरे पास टर्म डिफाइन कर रहा है, ये टर्म इस पर्टिकुलर के टर्म के बेस पे पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट? सर पावर के बाद एक बार फिर से समझा दोगे? देखिए सबसे पहले मेरे पास उस पर्टिकुलर रेडिएशन की कुछ पावर होगी। पावर हम सिंपली डिफाइन करते हैं एनर्जी, किस रेट से वो एमिट कर रहा है वो पर्टिकुलर सोर्स, उसको पावर बोलते हैं। इसलिए पावर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। अब वो जो रेडिएशन एमिट करता होगा उसमें एक फोटोन नहीं होंगे, बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं, और हर फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। आइदर उस एनर्जी को एच न्यू लिख सकते हैं या नहीं तो एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, वेवलेंथ के टर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक। मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फोटोन्स into energy of each photon will define you total energy of the radiation, ठीक। डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो मैं यहाँ से n ओवर t कैलकुलेट करूँ तो n यहाँ पे डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स को, ठीक, जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो मैंने यहाँ से कंक्लूड किया एक रिलेशन, इस रिलेशन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक। तब इसके लिए एक रिलेशन आया पावर ऑफ रेडिएशन और पावर ऑफ सोर्स डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक। अब इसके बाद होता क्या है, मान लीजिए वो पर्टिकुलर रेडिएशन या उस पर्टिकुलर सोर्स, मैंने कोई बल्ब ले लिया, ठीक, कुछ इस तरह बल्ब से रेडिएशन एमिट आउट हो रही है, ठीक, ऑल डायरेक्शन में इस तरह, एंड वहां पे मैंने कोई मेटालिक सरफेस रख दिया, ठीक, मेटालिक प्लेट जो किसी इस पॉइंट पे है इस तरह। तो उस पर्टिकुलर बल्ब से सारे रेडिएशन पर्टिकुलर मेटालिक प्लेट के ऊपर तो फॉल नहीं करती होगी, ओनली सर्टेन रीजन ऑफ रेडिएशन इस पर्टिकुलर मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉल करती होगी। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर टर्म में टोटल 100% रेडिएशन एमिट हो रहा है, सिर्फ इतना अमाउंट रेडिएशन उस पर्टिकुलर मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉल कर रही होगी, तब उस पर्टिकुलर परसेंटेज को मैंने ईटा कह दिया। ईटा में भी 10% हो सकता है, 20%, 25% और कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। तो कहता है जितने नंबर ऑफ रेडिएशन और जितने नंबर ऑफ फोटोन उस पर्टिकुलर सरफेस पे फॉल करते होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, इजेक्शन हो सकता है। तो मैंने डिफाइन किया number of electrons emitted per unit time will be eta times number of photons emitted per unit time, or which is equals to power of radiation upon energy of each photon. As much? Yes, sir. Okay. अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा तो उसके बेस पे कुछ करंट डिफाइन होगा जिसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो करंट हम डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोइंग और क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम,
यहाँ पे चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बेस पे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट आउट हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ इजेक्ट आउट हुआ है। इस पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर रिलेशन को आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अप्लाई कर दीजिए, वो क्या डिफाइन कर देगा, आपका करंट उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना एमिट या कितना फ्लो करता होगा उस पर्टिकुलर टर्म को। सो दिस विल बी ईटा टाइम्स n over t टाइम्स e, या इसी चीज को लिख सकता हूँ ईटा टाइम्स पावर ऑफ सोर्स बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज। सर आया समझ? सर हाँ बोलिए। सर करंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे ना? हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए वो तो इतना हो रहा है, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम वो तो इतना हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अच्छा, फिर से डिवाइडेड बाय टी करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं नहीं, क्योंकि फिर से पहले दोबारा, से वो तो टाइम पहले है से डिवाइड इसीलिए। बाय टाइम है ना, इसीलिए। अच्छा, जहां तक सबको समझ आया? Yes, sir. ओके, एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें बेस्ड आसान सा। आपको सिंपली रेडिएशन की एनर्जी दे रखी होगी एंड देन उसके बेस पर डिफाइन करना होगा। बल्ब ऑफ पावर 5 milliwatt is illuminating. Find number of photons emitted by this per minute if frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? Planck's constant H is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. ओके, किसी और ने सॉल्व किया?
देखिए सिंपली मेरे पास रिलेशन नंबर पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू मेरे पास पावर ऑफ रेडिएशन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। पावर की वैल्यू दे रखी है 5 मिलीवॉट 10 to the power -3 डिवाइड बाय एनर्जी h nu 6.6 10 to the power -34 into frequency is 5 into 10 to the power 14। यहाँ पे मेरे पास टाइम दे रखा है पर सेकंड नहीं यहाँ पे पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए यहाँ पे 60 कर दीजिए, उसको उस साइड भेज दीजिएगा तो उसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा, या बाद में उसको सॉल्व कर दीजिए उसके बेस पे। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, सिंपली कैलकुलेटर से आप यूज करते हैं उसके साथ सॉल्व कर लीजिए। ठीक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो मेन इक्वेशन होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे, एक आइंस्टाइन इक्वेशन मैं वो डिफाइन करता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, ठीक, उसके ऊपर कोई रेडिएशन फॉल कर रही है इस तरह, ठीक, रेडिएशन फोटोन, इसकी एनर्जी मान लीजिए E, either in terms of h nu or in terms of hc by lambda। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे दो तरह से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन टॉप मोस्ट सरफेस पे हो सकता है, या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कोई डाउनवर्ड किसी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक, तो आपको इससे रिलेटेड दो तरह की एनर्जी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, दोनों टर्म पूछ सकता है। तो अगर मैं सरफेस के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराता हूँ तो उसको इजेक्ट आउट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ फाई नॉट होती है। ठीक, एंड उसकी एनर्जी अगर फाई नॉट के अलावा भी अगर एनर्जी इसके पास बची हो तब वो कुछ मूवमेंट करता है जिसके बेस पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। According to conservation of energy, total energy of radiation falling on the surface, it is utilized into two parts. First, K max and second, final. तो यहाँ से K max define करूँ तो K max is equals to energy minus phi naught। आप सिंपल इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दूसरा पार्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता होता, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, तो हम उस टाइम में ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर फोटोन ने सरफेस के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं किया होगा, किसी डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया होगा, एंड उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट से सरफेस तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ सकती होगी, एंड वो एनर्जी और ज्यादा हो सकती है जितना उसके पास लेफ्ट आउट एनर्जी बची, इसीलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर लेफ्ट आउट एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पूछे तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा, कोई रेडिएशन जिसकी एनर्जी दे रखी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक, तो आप सिंपल इस इक्वेशन को पुट कर देते एंड सॉल्व कर लेते। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हर पर्टिकुलर टर्म में हमेशा कितना होगा, 0। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ना करे उस पर्टिकुलर बेस पे, या मैं बोल सकता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं हो सकता, किसी डाउनवर्ड होगा, उसको इजेक्ट आउट कराने के लिए एनर्जी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तब मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो minimum kinetic energy should be 0 and maximum kinetic energy will be 6 minus 4, which is 2 electron volt। यहाँ से यहाँ तक उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। As much? yes ओके, अब इसके बाद इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं वोल्टेज के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, तो मैं उसी इक्वेशन को लिख सकता हूं kinetic energy max is equals to charge times voltage or simply half times of m v max square। ठीक, एनर्जी ऑफ रेडिएशन आप hc बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं या सिंपली h न्यू यूज कर सकते हैं। तब मेरे पास ये इक्वेशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला, k max is equals to h nu minus phi naught। इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास टर्म डिफाइन कर रहा है y, ये मेरे पास डिफाइन कर रहा है स्लोप व्हिच इज m विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी x, और ये मेरे पास इंटरसेप्ट
c। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन पढ़ा था y is equals to mx plus c, एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट। तब इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, एक प्लॉट कर दीजिए कुछ इस तरह। ये मेरे पास टर्म y which is k max, ये मेरे पास टर्म फ्रीक्वेंसी न्यू, ये मेरे पास जहाँ पे इंटरसेप्ट कट किया उसको हम बोलते हैं फाई नॉट, ये जिस पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं न्यू नॉट और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास टर्म डिफाइन करता है स्लोप which is theta, m is equals to tan theta which is equals to Planck's constant h according to the given equation। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, अब इसमें एक तो सवाल नीचे पूछता है। वाला ब्लू हाँ मैं बताता हूँ। इसमें एक सवाल पूछता है क्या हर मेटल के लिए जो ग्राफ होगा, मैं किसी मेटल ए किसी मेटल बी, ठीक, इसके लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया एंड यहाँ पे एंगल मैंने चेंज कर दिया, सम एंगल अल्फा। पूछेगा अल्फा एंड थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलिएगा ये इक्वेशन हर पर्टिकुलर मेटल के लिए सेम सेम होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का स्लोप है व्हिच इज h व्हिच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे यहाँ पे स्लोप लिखा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। मेटल ए के लिए भी प्लैंक्स कांस्टेंट सेम होगा, मेटल बी के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट सेम होगा, इसीलिए ये सारे लाइन आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, इसलिए सारा एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए किसी मेटल के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो बोलेगा ऑल लाइंस शुड बी पैरेलल, क्योंकि उनका सबका स्लोप h के इक्वल होता है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट सारे मेटल के लिए क्या होगा, सेम होगा। ओके, इस इक्वेशन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं वोल्टेज के टर्म में तो काइनेटिक एनर्जी को E टाइम्स V लिख दीजिए। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू h बाय E टाइम्स न्यू माइनस फाई नॉट बाय E। ठीक, इस टर्म में अगर आपको इक्वेशन गिवन है उसका क्या मतलब होता है, ये जो मेरे पास एनर्जी और वर्क फंक्शन होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक? अगर काइनेटिक एनर्जी कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो एक्चुअली में वो काइनेटिक एनर्जी में गिवन है तो डायरेक्टली आप स्टॉपिंग वोल्टेज यूज कर सकते हैं उस टर्म को। ठीक, तो इसके बेस पे मैं इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके लिए भी ग्राफ सेम ही टर्म डिफाइन करेगा, बट वहाँ पे जो स्लोप होगा वो h बाई ई हो जाएगा एंड जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है वो फाई नॉट बाई ई हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हाफ एम वी स्क्वायर टर्म में लिखूं, सो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h ओवर m टाइम्स न्यू माइनस 2 बाय m टाइम्स ऑफ फाई नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम इक्वेशन को आप तीन तरह से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अब इसके बेस पे सिंपल आपको कैलकुलेशन होगा अलग अलग टर्म एंड देन उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था? Yes. इसको ले लीजिए। Yes, sir. तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आसान आसान से। एक क्वेश्चन था अभी, ठीक है, एक मेरे पास ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक, स्टॉपिंग वोल्टेज एंड 1 ओवर लैम्डा। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कोई बता सकता है? वोल्टेज वर्सेस 1 ओवर लैम्डा, इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। Straight line passing through origin or intercepting at y-axis or intercepting at x-axis.
intercept with negative intercept. ओके, जैसे आप सिंपल इक्वेशन लिखिए, वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी, एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ h ओवर e एंड c ओवर लैम्डा माइनस फाई नॉट ओवर e। तो मैं इसी टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ एच सी ओवर ई कांस्टेंट टर्म एंड 1 ओवर लैम्डा माइनस फाई नॉट बाय ई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इस रिलेशन में देखिए, ठीक, इस पूरे टर्म को आप एक सिंगल वेरिएबल मान लीजिए। 1 ओवर लैम्डा आपको दिख रहा है, उस पूरे टर्म को मैंने एक सिंगल वेरिएबल मान लिया, आप उसको x को अज्यूम कर सकते हैं एंड यहाँ पे वोल्टेज भी, इसलिए v और ये 1 ओवर लैम्डा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट कुछ इस तरह से डिफाइन करेगा। तब इसमें कोई क्वेश्चन पूछा कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो पहला पूछता है कि स्लोप विल चेंज, दूसरा पूछता है, दूसरा कहता है कि मेरे पास की जो कर्व है, जो लाइन है, लाइन विल शिफ्ट टू राइट, तीसरा कहता है नो चेंज एंड चौथा कहता है लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्वेश्चन समझ आया सबको? नो चेंज। नो चेंज। किसी और का कोई जवाब? आप सिंपल ये बोलिएगा कि इंटेंसिटी चेंज करने के बेस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स या करंट चेंज करता है, उसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो ग्राफ होगा वो रिमेन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। On changing wavelength of radiation from 300 nanometer to 200 nanometer, kinetic energy max of electron becomes triple. Find work function of the surface. एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखिए इस रिलेशन में आपको क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपका इक्वेशन
इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ये रिलेशन होता है आपको फाई नॉट कैलकुलेट करना है, लैम्डा गिवन है एनर्जी बेस पे। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर टर्म को लेफ्ट साइड में लेके इसको राइट साइड में, तो मैं लिख सकता हूँ hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी प्लस फाई नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ये किसी लैम्डा 1 पे एनर्जी या ई मान लीजिए, एंड किसी भी लैम्डा 2 पे एनर्जी कितनी हो गई 3 टाइम्स ऑफ ई, बट वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम। ऐसा इक्वेशन होगा। जब ये कर सकते थे कि आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रहने देते एंड दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते ताकि ई एंड ई कैंसिल आउट हो जाता है, एंड उसके बेस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, या नहीं तो इस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए इस ई पर्टिकुलर टर्म को। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि ये टर्म ई और ये टर्म ई कैंसिल आउट हो जाए। या नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे लिखते हैं, energy E is equals to hc by lambda 1 minus phi naught, और 3 times of energy is equals to hc by lambda 2 minus phi naught। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए। वर्क फंक्शन जब चाहिए होगा उस पर्टिकुलर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, अगर वर्क फंक्शन नहीं चाहिए होता दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब उसके बेस पे जो भी टर्म अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब तो सॉल्व कर सकते हैं इस टर्म को, लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, hc की वैल्यू आपको पता है, वहां से फाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, वैसे भी कर सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगी उसके हिसाब से। किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में, आगे प्रोसीड कर सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, कभी कभी आपका जो इक्वेशन गिवन होता है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेस पर गिवन होगा। आपने वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग उसके लिए इक्वेशन पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, E is equals to E naught times sine or cos times omega t minus k times of x, ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूं, E is equals to 10 raised to the power 3 cos 2 pi by 5 into 10 to the power minus 7 x minus 2 pi times 6 into 10 to the power 14 times t। ये मेरे पास कोई रेडिएशन है जो किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो कहता है कि फाइंड स्टॉकिंग पोटेंशियल। ठीक, अगर उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब। क्वेश्चन सबको समझ आया या नहीं समझ आया तो पूछिए, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लिया है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सिंपल इक्वेशन होता है E is equals to E naught, यहाँ पे साइन या कॉस हो सकता है। E naught बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, so we can write omega is equals to 2 pi over t time period or 2 pi into frequency nu। k डिफाइन करता है एंगुलर वेव नंबर which is equals to 2 pi by lambda। ठीक, तो इन टर्म्स को अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो या तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं
या तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इजीली आपको समझ आए उसके हिसाब से। जैसे मैं इस टर्म को देखूं, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम व्हिच इज कॉल्ड ओमेगा। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ओमेगा एंड ओमेगा के मेरे पास ये टर्म दे रखे हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। So 2 pi nu is equals to 2 pi times 6 into 10 to the power 14 hertz. 2 pi cancel out. The frequency of radiation would be 6 into 10 to the power 14 hertz. तो सिंपल अगर आपको इक्वेशन गिवन होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेस पे, तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता होता है ना स्टॉपिंग वोल्टेज के लिए, V is equals to H over E times frequency minus phi naught over E। आपको ये टर्म कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी पता है, H पता है, E पता है, स्टॉपिंग वोल्टेज पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो H is Planck's constant 6.6 10 to the power minus 34 divided by 1.6 10 to the power minus 19 and frequency is 6 into 10 to the power 14 minus phi naught by E means energy in terms of electron volt which is 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको V की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट पूछिए। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, एक मैं अनदर क्वेश्चन देता हूं। On changing wavelength from 350 nanometer to 540 nanometer, speed of photoelectron decreases or simply becomes half. Find work function of a particular surface. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? एक बार कोशिश कीजिए, वेलोसिटी वाला इक्वेशन पुट कीजिएगा एंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी के टर्म में रिलेशन दे रखा है, तो आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर के टर्म में लिखिए। हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दे रखी है व्हिच इज hc by लैम्डा
माइनस फाइव नॉट, ठीक। तो पहली बार में वेलोसिटी बोलता है v, दूसरी बार में वेलोसिटी हाफ हो जाती है, मतलब इनिशियल का हाफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ m v/2 उसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा vm स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू hc बाय λ2, ये λ1 ये λ2 माइनस फाइव, ऐसे बोल सकते हैं। और मैंने जैसे पीछे आपको बताया था किसी भी इक्वेशन में आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना हो, ठीक, तो आप उन सिंपल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जो 4 है वो बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, λ1 λ2 गिवन है, वहां से फाइव नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आया? ओके, इसी तरह आपको अलग अलग रिलेशन गिवन होगा, उस रिलेशन में आप सिंपल इक्वेशन को मैंने तीन तरह से डिफाइन किया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, वोल्टेज के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में रेडिएशन गिवन होगी। पुट कीजिए, सिंपली आपको जो भी टर्म अननोन हो उसके हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट हम उसके बेस पर डिफाइन करते हैं चीजों को, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो डिफाइन करता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डिफाइन करता है जिस तरह लाइट की डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो होती है बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, एंड दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे को मतलब कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करती, जैसे पार्टिकल बिहेवियर वेव थ्योरी को डिस्क्राइब नहीं करती या वेव थ्योरी पार्टिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं करती। तो कहता है कि दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक। सेम उसी तरह एक हाइपोथेसिस दिया डी ब्रॉगली ने, कहा मैटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन ये सारे पार्टिकल भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करते होंगे, ठीक। और ऐसा अजम्पशन किया एंड उसके बेस पे उन्होंने कुछ फॉर्मूले डिफाइन किए एंड वो अब तक वैलिड होता है। तब उसके बेस पे डी ब्रॉगली ने कहा कि इवन के मैटर पार्टिकल बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक। तब उनका ये डिफाइन करता है सबसे पहले, अगर मेरे पास फोटोन एनर्जी पैकेट तो उसके लिए मेरे पास एनर्जी hc बाय लैम्डा या सिंपली m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर या सिंपली h टाइम्स न्यू। वहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं एंड उसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला आता है h बाय लैम्डा। सो फॉर लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो h बाय p। किसी भी पार्टिकल के लिए मेरे पास लीनियर मोमेंटम है मास टाइम्स वेलोसिटी, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है h बाय mv। आप इस मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग टर्म में, इधर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसी चीज को लिख सकते हैं h बाय रूट अंडर 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी which is equals to h by under root 2m। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज टाइम्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v h by under root। इसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो टेम्परेचर की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT। इसी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3m kBT टाइम्स t। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। अब ये सिंपली वेवलेंथ डिफाइन करता है कि वो जो पार्टिकल है वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है, कब, जब उसका मोमेंटम उतना एनफ हो ताकि ये जो वेवलेंथ है वो क्या हो, कंपैरेबल हो या सिग्निफिकेंट डिफाइन हो। इवन कि हम जो बॉल थ्रो करते हैं क्रिकेट बॉल, वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बट उसके लिए जो वेवलेंथ होती है उतनी छोटी होती है
कि वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट बिहेव करता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. अब देखिए इसके बेस पे कैलकुलेशन क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे फेमस में कैलकुलेशन पूछता है, दो डिफरेंट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ का रेशियो पूछ सकता है, ठीक। या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी फिक्स वोल्टेज के बेस पे एक्सेलरेट करे तो उसके बेस पे रेशियो पूछ सकता है। इसमें पहला, if particles are accelerated by potential V, तब उसके लिए पहला वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आती है 12.27 बाय अंडर रूट ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये सेम क्वेश्चन अभी पूछा था उसने नीट में, एंड यहाँ पे वोल्टेज दिया था 100 वोल्ट, पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। नेक्स्ट डिफाइन करूँ फॉर प्रोटॉन, तब इसकी वैल्यू आती है 0.286 डिवाइड बाय अंडर वोल्टेज ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसकी वैल्यू होती है 0.101 बाय अंडर रूट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू आती है 0.202 डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। अगर मैं सेम टर्म न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करूं, यही सेम टर्म होता है 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली वो वोल्टेज को डिफाइन करता है एंगस्ट्रॉम, ठीक। अगर मैं सेम वेवलेंथ न्यूट्रॉन के लिए ड्यू टू इट्स टेम्परेचर डिफाइन करूं, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका चार्ज जीरो होता है, तो टेम्परेचर के बेस पे मूवमेंट करा सकता है। उसकी वैल्यू आती है 13.13 डिवाइड बाय अंडर रूट टेम्परेचर T इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो ये कुछ रिलेशंस आप याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल के बेस पे। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो हमने पीछे एक रिलेशन लिखा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 2m टाइम्स चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक। ऐसा कुछ था। इस पर्टिकुलर टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h बाय अंडर रूट 2m इंटू क्यू, और इस टर्म को लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट v। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि जो लैम्डा है वो इस पर्टिकुलर 1 ओवर रूट v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ जो होता है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो एक मेरे पास कर्व कुछ इस तरह से, किसी पार्टिकल के लिए यहाँ पे हो सकता है, किसी अनदर पार्टिकल के लिए यहाँ पे हो सकता है। अब इस कर्व से बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको यहाँ दे देगा वेवलेंथ एंड ये दे देगा आपको 1 ओवर अंडर रूट टाइम्स वोल्टेज। तो आप बोलिएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो इस टाइम को डिफाइन करेगा, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वुड बी h बाय अंडर रूट 2m टाइम्स q। तो ये जो स्लोप है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना मास ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप उतना कम होगा, या जितना चार्ज ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप उतना कम होगा, या हम दोनों के प्रोडक्ट के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। जैसे मेरे पास प्रिमिटिव ए, कोई एलिमेंट ए कोई एलिमेंट बी, उसके बेस पे डिफाइन किया। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आसान आसान से।
deuteron alpha particle and proton accelerated by same voltage. कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेम वोल्टेज के बेस पे ग्राफ मतलब रिलेशन डिफाइन करना है तो आपके लिए फॉर्मूला था इसके लिए h over रूट अंडर 2m टाइम्स q into वोल्टेज। वोल्टेज सेम है, 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट, यहाँ पे सिंपली लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स चार्ज अंडर रूट। तब इनकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक, एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ड्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन के सेकेंड आइसोटोप को बोलते हैं, तो इसके लिए 2 1 एंड इसका चार्ज 1। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 4 2 एंड इसका चार्ज 2 प्लस। प्रोटॉन होता है प्रोटियम व्हिच इज 1 1 एंड पॉजिटिव। देखिए सिंपल सॉल्व कीजिएगा कैसे। लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू ड्यूट्रॉन के लिए मेरे पास मास मेरे पास कितना 2, चार्ज कितना 1, तो सिंपल हो जाएगा 2 into 1 रूट अंडर। अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना 4, चार्ज कितना 2, एंड प्रोटॉन के लिए मास भी 1, चार्ज भी 1। ये पूरा टर्म हो जाता है 1 by √2, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 1, और सिंपली इसको 1 सकते। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या नहीं तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं एंड उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 2:1 is to 2 as तो इस तरह से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल के लिए इफ एक्सेलरेटेड बाय सेम वोल्टेज। किसी कोई डाउट यहाँ तक?
सर जो आपने थोड़ी देर पहले वो लिखवाई थी वैल्यूज, उनके बेसिस पे हम रेशियो नहीं निकाल सकते थे? हाँ, उसके बेस पे भी निकाल सकते थे। नंबर के टर्म में आता आपको अलग अलग डेसिमल के बेस पे, आपको इस पर्टिकुलर डिजिट के टर्म में नहीं आता। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे ये मेरे पास रिलेशन लिखा मैंने, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा प्रोटॉन के लिए, ठीक, यहाँ पे ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इसके बेस पे भी सॉल्व करते तो आपका रिलेशन सेम आता, बट यहाँ पे डेसिमल डेसिमल पे टर्म आता। तो आपको आंसर रूट के टर्म में गिवन है या डेसिमल के टर्म में गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ? यस सर। ओके, एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आसान सा। If electron and photon have same energy, find ratio of de Broglie wavelength. सॉल्व हुआ? देखिए, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करना हो तो उसके लिए वेवलेंथ इज इक्वल्स टू hc बाय अंडर रूट 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसको E मान लीजिए। एंड फॉर फोटोन अगर डिफाइन करना हो, ठीक, तो उसके लिए एनर्जी hc बाई लैम्डा से निकालते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू hc बाई E। आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा। तो लैम्डा ऑफ E बाय लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू h by under root 2m times of E times E over hc. H cancel out, 1 over c root under E over 2 times of m, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। नबील, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। प्रश्न सॉल्व कीजिए। If an electron is accelerated from rest by an electric field find the rate of change of de Broglie wavelength in time t.
ये क्वेश्चन समझ आया सबको? पूछ लो कोई सवाल। देख मैं बताता हूँ। अब वो कैलकुलेट करना रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ मींस डी लैम्डा ओवर dt कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। जबकि कोई इलेक्ट्रॉन है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेट हो रहा है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं चार्ज के टर्म में लिखूं तो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। यहाँ पे बोलता है कि आपको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं जानना तो आप नॉर्मल क्लासिकल वे यूज कर सकते हैं। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स t। u की वैल्यू 0, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए व्हिच इज इक्वल्स टू h बाय m टाइम्स ऑफ v। इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, जो टर्म आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर सब समझ रहे हैं? सॉल्व किससे? देखिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, देख कितना आता है आंसर। So V is equals to U plus AT is E times E by M into time t। De Broglie wavelength का फॉर्मूला h by mass times velocity, ये हो जाएगा h by mass times velocity की वैल्यू है E by M times t। mm cancel out, so lambda is equals to h by E into t। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। d lambda over dt कितना आएगा? क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा आप लोगों से? ये मैं करके दिखाऊं? देखिए इसमें पहले कांस्टेंट टर्म क्या है, h ओवर e टाइम्स e, ये सब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए। यहाँ पे t है पावर 1, ऊपर जाके पावर कितना हो जाएगा -1, तो उसको डिफरेंशिएट सिंपल कहते हैं n x n-1, सिंपल इस तरह से। तो उसको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस ऑफ h ओवर e टाइम्स e, e पे पावर -2 अपॉन में आके प्लस हो जाएगा e स्क्वायर। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir.
ओके, मैं एक अनदर क्वेश्चन आपको बताता हूँ आसान सा। अब कभी कभी आपको कोलिजन के बेस पे या डीके के बेस पे टर्म डिफाइन करता है। जैसे आपको अगर बोले कि मेरे पास कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई है कुछ इस तरह, ठीक, इसके पास कुछ मास m एंड इनिशियली एट रेस्ट अगर होता, मान लीजिए वो डीके की एंड वो दो डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूट गए कुछ इस तरह, ठीक? वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपली डीके करता है, ठीक। एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो कहता है कि इन दोनों पार्टिकल जो डिके हुआ, अगर ये इनिशियल रेस्ट पे था तो इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2, तो λ1 ओवर λ2 कितना होगा। शिबा, आपको क्वेश्चन समझ आया? सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा कोई भी एक न्यूक्लियाई है, ठीक, वो इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक, कोई मूवमेंट नहीं, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं, वो डिके करता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, किसी का एक का मास m1 हो सकता है, दूसरे का मास m2 हो सकता है, या आइडेंटिकल मास भी हो सकता है, उसके बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं है, बट उसके मूवमेंट करने की वजह से एक की वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1, दूसरे की डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो आप सिंपल ये कहिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे टोटल मोमेंटम इनिशियल एंड टोटल मोमेंटम फाइनल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कुछ इधर मूवमेंट करेगा having linear momentum p1 and ये कुछ इधर मूवमेंट करेगा having linear momentum p2। मैंने ऑपोजिट मूवमेंट इसलिए कराया ताकि एक को अगर नेगेटिव बोलूं तो दूसरा को पॉजिटिव, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 0, जो कि इनिशियली एट रेस्ट उसको वेरीफाई करता है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियल should be equals to total momentum final। p1 नेगेटिव साइड उसको माइनस ले लीजिए, p2 पॉजिटिव साइड उसको प्लस ले लीजिए। So we can simply say कि दोनों का मोमेंटम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब मेरे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p और h बाई m। जब दोनों के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ की पर्टिकुलर मोमेंटम सेम है एंड h सेम है, तो λ1 ओवर λ2 वो दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल, इसलिए उसका रेशियो कितना होगा, 1:1। शिफर, आपको समझ आया? किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कुछ वेलोसिटी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आसान सा, कोलिजन के बेस पे। कोलिजन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोले तो आप बोलिएगा सिंपली ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर हो जाएगा, ठीक। तो उसके बेस पे क्वेश्चन था, two particles having de Broglie wavelength λ1 and λ2 are moving perpendicular to each other, suffer perfectly inelastic collision so that their final
de Broglie wavelength is lambda. Find the relation between them. क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई दो पार्टिकल है, एक मूवमेंट कर रहा है इधर हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1, एक मूवमेंट कर रहा है इधर हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पे आया, दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, तो ये दोनों कंबाइन करते हैं कुछ ऐसे। अब मैं बोलूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे ये पार्टिकल राइट साइड जाएगा, लेफ्ट अपवर्ड जाएगा या किसी और एंगल पे जाएगा। तो आप बोलिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे इसके पास मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए एट सम एंगल थीटा, ताकि एक कंपोनेंट इधर हो और एक कंपोनेंट इधर हो। या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। एज मच तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से रिलेटेड उसके मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू h by momentum p, so we can write p is equals to h by lambda। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिखूं तो हो जाएगा p1 लैम्डा 1, सेकेंड पार्टिकल के लिखूं तो हो जाएगा h by lambda 2, एंड दोनों का कंबाइंड पार्ट लिखूं p is equals हो जाएगा h by lambda। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे टोटल मोमेंटम जो इनिशियल है एंड टोटल मोमेंटम फाइनल आपस में क्या होगा, इक्वल। बट ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ, फर्स्ट मोमेंटम सेकेंड मोमेंटम प्लस 2 टाइम्स p1 p2 टाइम्स cos थीटा, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर उसके बेस पे। यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे देखिए दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए एंड सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। सो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। p1 की वैल्यू p2 की वैल्यू सब कुछ गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड पुट करने के बाद h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर। h स्क्वायर कैंसिल आउट, so 1 by lambda square is equals to 1 by lambda 1 1 by lambda 2। आप इसको स्क्वायर रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम करके, तभी भी आंसर आ सकता था। आई थिंक शिवा का आंसर सही आया था। यहाँ तक कोई डाउट?
No, sir. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट गिवन हो एंड वहां से अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना हो, तब इसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, उसको अगर किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, इफ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको प्रोजेक्ट किया गया इनिशियली इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्स वाई प्लेन में, बट वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गए लॉन्ग z डायरेक्शन, तब उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए टी टाइम में कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो सकती है, कैलकुलेट कीजिए। ये मेरे पास जो वेलोसिटी दे रखी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन आपको पता है, तो उससे मैं फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद वहां से मोमेंटम निकाल लीजिए, ठीक, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड वेवलेंथ के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फातिमा सॉल्व हुआ या कोई डाउट? सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, तो मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। तो एक्सेलरेशन इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज देखिएगा तो नेगेटिव ई होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा बाय मास along k axis. So final velocity is equals to initial velocity plus acceleration into time t. Initial velocity आपको दे रखा है v naught I cap, v naught j cap along हो जाएगा मेरे पास e over m times t। तब मैं यहाँ से वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं या मोमेंटम निकाल के उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं। तो ये टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, या इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट का स्क्वायर प्लस ई ओवर एम टाइम्स टी स्क्वायर रूट
तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस पर्टिकुलर 2v0 कॉमन कर लूं तो 2v0 बाहर, तो स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हो जाएगा √2 और ये रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं v0 ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस ये टर्म अगर स्क्वायर के अंदर जाएगा, ठीक, ये भी स्क्वायर टर्म की हो जाएगा e ओवर 2 टाइम्स ऑफ mv0 इंटू का होल स्क्वायर। आप किसको कॉल करना चाहते हैं? सो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट करके वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो, m टाइम्स v की वैल्यू ये टर्म पुट कर दीजिए, या आप सिंपल ये भी पुट कर सकते हैं, फाइनल वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया ये? Yes, sir. ओके, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड इस तरह से भी हो सकते हैं, या तो कोलिजन, या तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल के बेस पे, या तो मैं नॉर्मल जो इक्वेशन लिखा था पीछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल, उसके बेस पे। इससे ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम आपको नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शिफत, समझ आया आपको कुछ? यहाँ पे क्वेश्चन अगर इनिशियल वेवलेंथ गिवन होती तब मैं लैम्डा नॉट के टर्म में निकालता, अगर इनिशियल वेवलेंथ के टर्म में नहीं गिवन होती आपका आंसर इसी के टर्म में हो जाएगा। अगर आपको इनिशियल वेवलेंथ गिवन होती कि लैम्डा नॉट है जिसकी वैल्यू h/√m टाइम्स v, यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी है, दोनों के स्क्वायर रूट कीजिएगा, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ v0, तब उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगा उसकी जगह पे लैम्डा नॉट पुट करेंगे। अगर आपको इनिशियल वेवलेंथ गिवन नहीं होती तो हम डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ शिवा? Yes, sir. समझ आ रहा है। ओके, तो ये चैप्टर आपका सिर्फ इतना पार्ट था, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एटम पढ़ाऊंगा, ठीक है। होप कि कुछ चीजें आपको समझ आई इस चैप्टर से आप लोगों को। किसी कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू। ठीक है।